गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अपने सीआईबी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी एबीएफएम एजुकेटर प्रगति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 जो है रिगार्डिंग डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग का चैप्टर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लीडरशिप मॉडल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो विदाउट एनी डिले सेशन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं लीडरशिप मॉडल। तो देखिए, अगर लीडरशिप मॉडल की बात की जाए तो मेजर तौर पे जो लीडरशिप मॉडल होते हैं वो 5 टाइप्स के आपको लीडरशिप मॉडल देखने को मिलते हैं, जिन पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। यानी अगर मैं लीडरशिप मॉडल की बात करूं तो सबसे पहले बात करते आती है ऑथेरियन लीडरशिप मॉडल की। उसके बाद आता है आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मॉडल, देन आपका आता है डेलीगेट लीडरशिप, और फिर बात होती है ट्रांजेक्शन लीडरशिप की, और देन आपका 5th लीडरशिप मॉडल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो यानी कि ये वो लीडरशिप मॉडल है जिसके बारे में आज हम 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सा लीडरशिप मॉडल है भाई? देखिए, लीडरशिप मॉडल है एक ऐसा पैटर्न है जिसके जरिए कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी मैनेजमेंट इनमें से किसी एक मॉडल को अप्लाई करती है और अपने डे टू डे फंक्शंस को, डे टू डे ऑपरेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करती है। तो कौन कौन से लीडरशिप मॉडल है? ऑथेरियन लीडरशिप मॉडल, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मॉडल, डेलीगेट लीडरशिप, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, और इसी के बारे में आज की क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। बात की जाए भाई, चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑथेरियन लीडरशिप मॉडल। देखिए, ऑथेरियन लीडरशिप मॉडल में क्या होता है, इसमें कोई एक पर्सन जिसे लीडर कहा जाता है वो क्या करता है, वो ऑर्डर देता है, या ठीक है। यानी ऑथेरियन लीडरशिप मॉडल में बात की जाए तो एक पर्सन है जो कि ऑर्डर देता है, जिसके ऑर्डर को बाकी सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको फॉलो अप करते हैं। यानी बात की जाए अगर इस लीडरशिप मॉडल की, तो इसमें लीडर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेट कर सकता है रिजल्ट, क्योंकि भाई लीडर के अंदर वो क्वालिटीज मानी जाती है। एज पर दिस लीडरशिप मॉडल ये माना जाता है कि लीडर के अंदर इतनी बेहतर क्वालिटी हो रखी है कि वो जो भी रिजल्ट चाहे, डिजायरेबल आउटपुट जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कंपनी का है, उस डिजायरेबल आउटपुट को वो गेन कर सकता है, यानी इस लीडरशिप मॉडल के जरिए। क्योंकि इसके जरिए ये मान के चला जाता है कि लीडर के पास ये एबिलिटी होती है, लीडर के पास ये पावर होती है, स्किल होती है कि जो भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है उसे वो न केवल फुलफिल कर सकता है, बल्कि जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी की उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। यानी इसकी बात की जाए तो ये लीडरशिप मॉडल 1 मैन आर्मी की बात करता है, 1 मैन शो की बात करता है। यानी एक पर्सन, एक ऐसा बंदा जो कि लीडर है, उसमें इतनी बेहतरीन क्वालिटी हो रखी है कि वो ना केवल टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बल्कि जो कंपनी की डिजायरेबल जो आउटपुट है वो भी वो डिलीवर कर सकता है। बात करता है यही लीडरशिप मॉडल, और इसीलिए जो लीडर है एज पर दिस लीडरशिप मॉडल सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन ट्रीट किया जाता है टीम का, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो मेजर तौर पे इसी लीडर के जरिए ही की जाती है। और अगर इसमें किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी सफर करती है, यानी जो लीडर है वो क्रिएटिविटी पे अपने ध्यान नहीं देता, इनोवेशन पे ध्यान नहीं देता है, तो इसका रिजल्ट होता है कि जो इनपुट है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। यानी बेशक भले ही क्यों ना इस मॉडल को यूटिलाइज क्यों ना किया जाए, लेकिन फिर भी अगर जो लीडर है अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज नहीं करता है तो ऐसे केस में वो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं दे सकता है, ठीक है। और ये जो मॉडल होता है वो इफेक्टिव होता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, लेकिन फिर भी अगर क्रिएटिविटी नहीं इन्वॉल्व होती है तो ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर इस मॉडल की बात की जाए तो एज पर दिस मॉडल जब भी कभी टीम मेंबर को गाइडेंस की जरूरत होती है तो इसी मॉडल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है भाई? इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम जो लीडर है वो करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की। क्या होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप? तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की बात की जाए तो ये एक ऐसा लीडरशिप होता है जिसके जरिए, ठीक है, एक ऐसा लीडरशिप जिसमें जो लीडर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यानी इस लीडरशिप के जरिए जो लीडर है वो भी जो कंपनी के फंक्शंस होते हैं उस पर डायरेक्टली बेसिस में वो उस फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। यानी जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं उस मेजर डिसीजन प्रोसेस में ना केवल टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि उनके साथ ही साथ जो लीडर है वो भी इसका हिस्सा होता है एज पर दिस लीडरशिप मॉडल, ठीक है। इसमें मेजर कंसीडर किया जाता है वैल्यूएबल इनपुट को, क्योंकि भाई अगर मुझे बताइए कोई लीडर ही इन्वॉल्व हो रखा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लीडर खुद अगर इन्वॉल्व हो रखा है तो क्या जो डिसीजन है वो बेहतर तरीके से नहीं होगा? जो टीम मेंबर्स है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होगा? एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा? बेशक क्रिएट होगा ना भाई, लीडर खुद ही इन्वॉल्व हो रखा है
तो ना केवल एक बेहतर वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, बल्कि साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव होता है, यानी कंपनी का जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है इन अ टाइमली मैनर। और जब भी किसी लीडरशिप मॉडल में, जब भी किसी कंपनी में, मुझे बताइए अगर टीम मेंबर के साथ लीडर भी इन्वॉल्व हो रखा है, यानी उनकी डे टू डे एक्टिविटी में लीडर भी कोऑपरेट कर रहा है, तो इससे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो मोरल होता है वो इंक्रीज होता है, उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो बेहतर तरीके से काम भी करते हैं, यानी क्रिएटिवली वो एक्शन ले भी पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो लीडर है उसका नॉलेज भी अवेलेबल होता है। उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें उनके टास्क के रिगार्डिंग, उनके वर्क के रिगार्डिंग कोई भी तरीके कोई प्रॉब्लम अराइज होगा तो उसके लिए उनका लीडर वहां पे उनके लिए अवेलेबल हो रखा है, जिसके जरिए वो अपना जो भी कंफ्यूजन है, जो भी वो प्रॉब्लम फेस करे ड्यूरिंग देयर टास्क, ना केवल उसको इजिली तौर पे टैकल कर पाएंगे, बल्कि एक बेहतर सिस्टमैटिक अप्रोच भी बना पाएंगे फॉर देयर टास्क। ठीक है, तो ये क्वालिटी हो रखी है इस लीडरशिप मॉडल की। अगर जाहिर सी बात है, देखिए किसी भी लीडरशिप मॉडल का अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, यानी अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर इसमें बात की जाए भाई, एडवांटेज तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्रिएटिव सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि कलेक्टिव नॉलेज होती है टीम की, काफी सारे लोग मिलके। मुझे बताइए अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे सिर्फ आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको अपना नॉलेज, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, यानी आपको ये नहीं पता हो कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको बाकी लोग का फीडबैक नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर किसी टास्क में आपके साथ साथ 4-5 लोग और इन्वॉल्व हो रखे हैं तो आपको डिफरेंट ओपिनियन जानने का मौका मिलेगा। डिफरेंट ओपिनियन के जरिए आपको डिफरेंट फीडबैक भी रिसीव होंगे, जिससे आप अपनी जो वर्क क्वालिटी है ना केवल उसको इनहैंस कर पाएंगे, वर्क कल्चर को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये सबसे मेजर एडवांटेज है इस लीडरशिप मॉडल का। और जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है, और इसका डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इस मॉडल के तहत लीडर और टीम मेंबर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, और अगर जाहिर सी बात अगर ओपिनियन डिफरेंट होते हैं तो किसी एक मेजर ओपिनियन पे पहुंचने में खासा वक्त लगता है, खासा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मॉडल की। अब बात करते हैं डेलीगेट लीडरशिप मॉडल की। तो देखिए अगर बात की जाए इस मॉडल की, तो इसमें जो लीडरशिप स्टाइल है वो डेलीगेट करने पे विश्वास रखता है, यानी जो इनिशिएटिव है वो टीम मेंबर्स के जरिए लिए जाते हैं, और इसीलिए इस स्टाइल को लेजर फ्रे लीडरशिप भी कहते हैं, जो एक फ्रेंच वर्ड हो रखा है जिसका मतलब होता है अलाउ टू डू। ठीक है, यानी इस लीडरशिप मॉडल में ये मान के चला जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, नॉलेजेबल पर्सन है, और वो खुद से इनिशिएट ले सकते हैं। यानी इस लीडरशिप मॉडल के जरिए जो टीम मेंबर्स हैं उनको पूरी तरीके से ये छूट दी जाती है, उनको ये अलाउ किया जाता है कि वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो डिसीजन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये मेजर किया जाता है, ये बताया जाता है इस लीडरशिप मॉडल के जरिए। और साथ ही साथ इसमें ये कंसीडर भी किया जाता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो नॉलेजेबल और स्किल्ड होने के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी उनकी अपॉर्चुनिटी हो रखी है, जो भी उनके काम के रिगार्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी वो बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस लीडरशिप मॉडल की, तो जैसे मैंने बताया था एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो रखे हैं। हर टीम मेंबर अपनी अपनी तरीके से इनिशिएट करता है, अपनी अपनी तरीके से सोचता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनका जो ओपिनियन है, उनका जो पाथ है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता है, यानी इसमें इंस्पिरेशन का लैग देखा जाता है। क्योंकि अगर कोई एक टीम मेंबर स्किल्ड है, वो इनिशिएट ले रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा टीम मेंबर इनिशिएट नहीं ले रहा है, तो ऐसे केस में जो इंस्पिरेशन है उसका खासा लैग भी देखा जाता है, और जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन में पहुंचने में भी देरी होती है, और इसका रिजल्ट होता है कि जो मोरल है टीम मेंबर्स का, वो मोरल भी उनका डाउन होता चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल की। तो बात की जाएगा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल की, तो ये बात करता है ट्रांजैक्शन की, यानी जब भी कभी बात की जाए ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल की, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो फॉलोवर है या फिर जो लीडर है या फिर जो एम्प्लॉय है, उनके बीच में एक ट्रांजैक्शन की बात की जाती है, यानी क्लियरली कहा जाता है जो लीडर है वो ऑर्डर देता है, और वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा तो उसके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, साथ ही साथ उसे रिवॉर्ड भी पे किया जाएगा। यानी ये लीडरशिप मॉडल इस बात की एडवोकेसी करता है कि इंसेंटिव होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन की बात करता है उसमें इंसेंटिव इन्वॉल्व होता है,
कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, जिसके जरिए जो गोल हो रखा है कि किस तरीके से काम होना चाहिए उसे इम्प्रूव किया जा सके, उसे अचीव किया जा सके। ठीक है, इसमें लीडर इस बात को इंश्योर भी करता है कि जितने भी टीम मेंबर्स हो रखे हैं, ठीक है, उन सारे टीम मेंबर्स को ये पता हो कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका गोल क्या है, क्या टास्क उनको परफॉर्म करना है, उनका वर्क क्राइटेरिया क्या होगा, ये क्लियरली उन्हें पता होता है। और साथ ही साथ वो इस बात को भी इंश्योर करता है, उन्हें अवेयर करता है टीम मेंबर्स भी, अगर वो बेहतर परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड पे किया जाएगा, लेकिन अगर वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर जैसी चीजें भी उन्हें फेस करनी पड़ेंगे। यानी ये जो मॉडल है वो मेजर तौर पे इस बात को कंसर्न्ड होता है, इस बात पे फोकस्ड होता है कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए, चाहे कितना भी किसी भी तरह का कोई क्रिटिकल चेंज क्यों ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उस रूल्स को स्ट्रिक्टली बेसिस पे फॉलो करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप मॉडल की। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो लीडर है वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने का काम करता है, मोटिवेट करने का काम करता है और ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। यानी ये लीडरशिप मॉडल एम्प्लॉयज को इस बात के लिए इंकरेज करता है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़ करके अपने मोरल को बूस्ट करने पे ध्यान दे, अपने मोटिवेशन को इनहेंस करने पे ध्यान दे। यानी ये लीडरशिप मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो लीडर है वो इसलिए इंकरेज करता है टीम मेंबर्स को कि वो सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़ करके क्लियर विजन देखें, इंस्पायर करें खुद को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें और खुद को एज एथिकल रोल मॉडल फॉलो मेंटेन करके रखें। यानी ये जो अप्रोच है वो इस बात को फोकस करता है कि पॉजिटिव चेंज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ को फोकस किया जा सके, एक सस्टेनेबल ग्रोथ को कंटिन्यू किया जा सके, जिससे जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें कंस्टेंट सपोर्ट मिल सके, वो उनका मोरल हाई हो सके और जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सके। तो ये तो थे वो सारे लीडरशिप मॉडल। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मॉडल आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप प्राइमरी एम्फेसाइज, यानी जब भी कभी बात होती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मॉडल की, जिसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल भी कहते हैं, वो मेजर तौर पे किस पे फोकस करता है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स विथ मिनिमल कंसल्टेशन, यानी सबऑर्डिनेट्स पे मेजर कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड कह रहा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए टीम मेंबर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। थर्ड कह रहा है क्विक डिसीजन होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट के जरिए बिना किसी एम्प्लॉय के इनपुट के। और लास्ट कह रहा है मेंटेन करना चाहिए रिजिड हायरार्की और अथॉरिटी। तो बात की जगह पार्टिसिपेंट लीडरशिप मॉडल की, मैंने आपको क्या बताया भाई, एक ऐसा लीडरशिप मॉडल है जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है। ठीक है, एक ऐसा लीडरशिप मॉडल जिसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, टीम मेंबर के साथ साथ जो एम्प्लॉय हैं वो भी इसका हिस्सा बने रहे, यानी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रांजेक्शनल लीडरशिप? ट्रांजेक्शनल लीडरशिप को बेहतर तरीके से कौन डिफाइन करता है? तो जब भी कभी बात है ट्रांजेक्शन की, क्लियरली बोला जाता है कि अगर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया है आपका यहाँ पे डी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं CAIB का फाउंडेशन बैच आपके लिए आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो फटाफट से इनरोल करिए, अभी भी आपके पास टाइम है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सके। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मुझसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके जरिए आप मुझे पर्सनली टैग करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।